Hello everyone and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator and हम आ चुके हैं बोर्ड एक्सप्रेस के नेक्स्ट चैप्टर के साथ which is alcohols, phenols and ethers. चलो इसको समझते हैं थोड़े से टाइम पीरियड में. एंड लेट मी टेल यू ऑल कि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि जब आप कन्वर्जन्स करते हो, जब आप नेम्ड रिएक्शंस देखते हो तो यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, टोटल वेटेज उस चैप्टर की 6 मार्क्स की होती है. सो यस, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड थोड़ा सा लेंदी भी होता है ये चैप्टर. सो यस, लेकिन हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे ताकि आपका पूरी तरीके से एक रिविजन भी हो जाए कम टाइम में एंड आपको हर चीज समझ भी आ जाए. चलो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को पहले जानते हैं होता क्या है. अल्कोहल जानता हूं मैम, नहीं पूरा जानते हैं. अल्कोहल, फिनॉल, ईथर समझते हैं. अल्कोहल क्या होता है? अगर मैंने किसी एल्केन में एक OH ग्रुप ऐड कर दिया एंड उससे एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया तो वो बन जाएगा हमारा अल्कोहल. मैंने क्या किया, एक एल्केन लिया, मतलब एक कार्बन जिसमें 4 बॉन्ड हाइड्रोजन से लगे होंगे. ठीक है, एंड इसमें मैंने ऐड कर दिया OH ग्रुप. तो OH अंदर जाएगा एंड ये हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा अल्कोहल. एक कार्बन का अल्कोहल है तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल. ठीक है, तो अगर मैंने एक OH ऐड कर दिया एंड एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया तो बन के आएगा हमारा अल्कोहल. ठीक है, ये एलिफैटिक ग्रुप से हमने किया है तो अल्कोहल बना. अगर इसी की जगह हम कोई एरोमेटिक ग्रुप ले लें, जैसे कि बेंजीन हो गया, हमने कोई एरोमेटिक ग्रुप अगर ले लिया तो उसमें क्या होगा, अगर इसमें मैंने एक OH ऐड किया एंड इससे एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया. ठीक है, बेंजीन क्या होता है, C6H6, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा होगा, है ना. तो OH को अंदर जोड़ना है एंड हाइड्रोजन को बाहर निकालना है. तो अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH लगा है तो उसे आप बोलते हो फिनॉल. ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, मैंने क्या बोला, अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH लगा है तब उसे बोलते हो फिनॉल. ऐसा नहीं कि बेंजीन में कार्बन 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 लगे फिर OH लगा दिया. ठीक है, तो उसका फिनॉल नाम नहीं दोगे. अगर डायरेक्टली OH लगा है तो वो अपना फिनॉल हो जाएगा. ठीक है, सो यस. नेक्स्ट आता है हमारे पास ईथर. इसमें भी हमने क्या किया, OH ऐड करके H को बाहर निकाला. ईथर पे आते हैं. ईथर क्या होता है? ईथर होता है ROR वाला ग्रुप. ROR मतलब एक ऑक्सीजन से लेफ्ट और राइट साइड एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं तो उन्हें आप बोलते हो ईथर. ठीक है, एल्काइल ग्रुप. अगर आप हमें ईथर बनाना तो जनरली क्या बोल सकते हैं कि अगर मैंने एक एल्केन लिया, इसमें OR ग्रुप ऐड कर दिया, OR ग्रुप, दिस कैन बी OR डैश और OR, अभी उस पे आएंगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा ROR, इससे भी एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा. ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उसे आप बोलते हो सिमेट्रिकल ईथर. ठीक है, एंड अगर ऑक्सीजन के एक साइड कोई ग्रुप लगा है एंड एक साइड कोई और ग्रुप लगा है, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, R और R डैश मान लिया मैंने. ठीक है, तो उसे आप बोलते हो अनसिमेट्रिकल ईथर. अनसिमेट्रिकल ईथर. ठीक है, तो एक सिमेट्रिकल ईथर होता है, अगर सेम ग्रुप्स लगे हैं ईदर साइड तो सिमेट्रिकल, डिफरेंट लगे हैं तो अनसिमेट्रिकल. ठीक है, चलो. अच्छा, ये R ग्रुप क्या है, ये सबको समझ में आ रहा है. R ग्रुप क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है. हर जगह R जहां लिखा है वो एल्काइल ग्रुप बता रहा है, जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया. ठीक है, सो दैट इज अपना एल्काइल ग्रुप. ठीक है, तो सिमेट्रिकल हो सकता है, अनसिमेट्रिकल हो सकता है. ठीक है, अच्छा, ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं? इसकी नेमिंग करते हैं मिथॉक्सी मीथेन. जैसे मिथॉक्सी मीथेन एक एग्जांपल हो गया. अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं सो यू विल से इसकी नेमिंग होती है एज एल्कोक्सी एल्केन. ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन. जैसे अगर दोनों साइड हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स लग गए तो मिथॉक्सी मीथेन. इथाइल ग्रुप लग गए, इथॉक्सी इथेन. एक मिथाइल एक इथाइल लग गया तो मिथॉक्सी इथेन. तो एल्कोक्सी एल्केन. एल्कोक्सी छोटे वाले ग्रुप को नाम देते हो और एल्केन बड़े वाले ग्रुप को नाम देते हो. ठीक है, सो यस, ईथर और अल्कोहल का भी मैं नॉमेनक्लेचर का चार्ट लगा है वो दिखा दूंगी. ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, जिसके बारे में आप समझ गए होंगे कि ये होते क्या ग्रुप से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं. अगर हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आता है ना, जिसमें एक ऑक्सीजन ऐसे 2 बॉन्ड बना रहा होगा और उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हमने ये चीज 11th में पढ़ी हुई है कि जब भी ऐसा कभी स्ट्रक्चर बनता है तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है. अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.28 109 डिग्री एंड 28 मिनट. ये इसका स्ट्रक्चर का
ये बोल सकते हो आप बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। जब भी टेट्राहेड्रल बनता है तो ये बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। तो क्या तीनों का यही बॉन्ड एंगल आ रहा होगा? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखो, जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कुछ कम आ रहा है ना, 108.9 डिग्री समथिंग आ रहा है ना, ये चीज दिख रही है ना आपको? यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ, इसका क्या रीजन है? तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में रिपल्शन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं ना, तो ये क्या करेंगे, मान लो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरीके से है ना, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो बॉन्ड है लोन पेयर आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड आपस में थोड़ा सा पास आएगा। सोचो, लोन पेयर में रिपल्शन हो रहा है तो बॉन्ड हल्का सा कम होगा, तो इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। इट इज क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसको समझा रही हूँ, याद रखना 108.9 डिग्री सेल्सियस, 108.9 डिग्री, ठीक है। सो रिपल्शन होता है बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से, या आप बोल सकते हो लोन पेयर की वजह से, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कुछ कम होता है। अब आते हैं हम फिनॉल पे। फिनॉल में ऐसा क्यों होता है, फिनॉल का बॉन्ड एंगल क्यों कम होता है? इसका बॉन्ड एंगल भी थोड़ा सा कम होता है, 109 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसका एंगल थोड़ा सा कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आता है भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे हल्का सा पार्शियल डबल बॉन्ड बनने की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल कुछ कम होने लगता है। तो इसका रीजन क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड जो बन रहा है उसकी वजह से यहाँ पे एंगल हल्का सा कम हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ईथर की, तो कम तो छोड़ो, ईथर का जो बॉन्ड एंगल है वो 109, ये जो हमने एक्चुअल बॉन्ड एंगल लिखा है उससे भी थोड़ा ज्यादा होता है। अब ईथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होता है? इसका रीजन ये होता है क्योंकि ऑक्सीजन में दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ ही साथ दो भारी ग्रुप लगे हैं, ठीक है, दो भारी एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, बल्कि एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो बल्कि एल्काइल ग्रुप्स की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बल्कि एल्काइल ग्रुप्स लगे, हल्का सा बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन उसको हल्का सा अपोज कर रहे हैं, तो दैट इज द रीजन इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो हल्का सा बड़ा होता है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना हर स्लाइड का। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं अल्कोहल की। देखो, सबसे पहले एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, नाम से थोड़ा समझते हैं, एसिड है, कैटलिस्ट क्या है? एसिड ही एक्चुअली यहाँ पे कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैंने एक ग्रुप ले लिया, जैसे कि सपोज CH3C, या ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये हमने ग्रुप ले लिया, 3 कार्बन वाला एल्कीन ले लिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ऐड किया वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लेते हैं, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, यानी कि सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये H+ की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई। अब ये H जाएगा कहाँ, है ना, वाटर क्या होता है, H और OH में टूटेगा, वाटर H और OH में टूटता है, वाटर हमारा भाई टूटेगा एज H एंड OH, है ना। अब H किसको दे एंड OH किसको दे? तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। यहाँ पे भी जब बॉन्ड टूटेगा तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। अब H उसके पास जाता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है, मार्कोनिकॉव्स रूल याद आया, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, H2 ऑलरेडी था, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन देखो लगा ही हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो ये हो क्या गया, ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, है ना, ये है क्या एक्चुअली में, ये CH3 तो है, ये CH3 तो बना रहा है, तो ये एक मेन चेन हो गई, तो ये बन गया प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रूल लगा, मार्कोनिकॉव्स रूल, कौन सा रूल लगा, मार्कोनिकॉव्स रूल लगा, ठीक है। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आप लेके गए हो, ये हो गया मार्कोनिकॉव रूल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्साइड में क्या होगा, अगर मैंने यही एल्कीन लिया एंड इस बार प्रेजेंस रख दी डाइबोरेन की BH3 होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, एंड इसको किसकी प्रेजेंस में लेके जाते हैं, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब आगे आप आंसर तो समझ ही गए क्या होने वाला है ना। अगर मैंने ये रिएक्शन कराई, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा, क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये CH3CH, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है, वहां पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, तो OH कहाँ पे जाएगा,
OH उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है इस बार, और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी एक चेन है, एल्कीन की चेन है, जिसमें हमें लास्ट कार्बन पे लगाना है, एंडिंग कार्बन पे यू कैन से अगर हमें लगाना है कभी भी OH ग्रुप, तो उस टाइम पे हम जो रूल लगाएंगे दैट वुड बी एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले तो सोचो होता क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब होता है RMgX, है ना। तो अगर मैंने कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, C डबल बॉन्ड O वाला, ठीक है, कोई कार्बोनिल ग्रुप लिया, इसकी रिएक्शन कराई RMgX, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इसकी प्रेजेंस से बहुत से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना। RMgX की रिएक्शन करा दी तो इसमें क्या होगा, सिंपल मैकेनिज्म है, देखो बॉन्ड टूटेगा, है ना, बॉन्ड टूटेगा, एंड जब भी बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन को पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अगर मैं इसका बॉन्ड तोड़ूं RMgX का, तो MgX को पॉजिटिव एंड R को हल्का सा नेगेटिव चार्ज मिलता है। बस अब सेम काम करना है जो आप समझ रहे हो, जो आप सोच रहे हो, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास एंड पॉजिटिव को नेगेटिव के पास भेज दो। क्या बन के आ जाएगा, क्या बन के आ जाएगा भाई, C डबल बॉन्ड लगा है, ऑक्सीजन लगा था, है ना, बॉन्ड टूट गया है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आ रहा है, R ग्रुप, है ना, और आप इसको प्रेजेंस में करते हो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, है ना, सेम रिएक्शन उसी तरीके से, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा OH ग्रुप। साथ ही साथ क्या बना, MgX और OH, तो Mg से क्या क्या लग गया, एक X और एक OH ग्रुप लग गया। तो ये हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो गई, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में हमने जब कार्बोनिल ग्रुप को लिया तो ये प्रिपरेशन हमारी बन के आएगी, ठीक है। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं, इसमें कुछ चीजें याद रखना। नंबर वन कहाँ पे लिख दूं, यहाँ तक दिख रहा है आपको, चलो दिख रहा है, लिख देती हूँ। नंबर 1 पॉइंट, अगर मैंने इस कार्बन से ये हाइड्रोजन वाला ऐसे लिया हो ग्रुप, ठीक है, मैंने ऐसा ग्रुप लिखा हो जिसमें हाइड्रोजन वाले ग्रुप लगे हुए, ठीक है, तो इस टाइम पे आप क्या बोलोगे, अगर ये वाला ग्रुप लगा है तो आप बोलोगे 1 डिग्री अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड, 1 डिग्री अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। एंड अगर मैंने बोला एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 डिग्री अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, एल्डिहाइड से यहाँ पे 2 डिग्री भी मिला। एंड अगर मैंने बोला कीटोन ले लिया, मैंने कार्बोनिल ग्रुप में मैंने R और R डैश, है ना, ये ले लिया, मतलब मैंने यहाँ पे कीटोन ग्रुप ले लिया, तो इस टाइम पे आप बोलते हो यहाँ पे बनेगा 3 डिग्री वाला अल्कोहल। तो आप 1 डिग्री भी बना सकते हो, आप 2 डिग्री भी बना सकते हो, एंड आप 3 डिग्री बना सकते हो। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना हर बार सब में, ठीक है, अदरवाइज एंड में देखो आप PDF डाउनलोड तो कर ही सकते हो, बट यस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट प्रिपरेशन। अल्कोहल की प्रिपरेशन की नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर मैंने कभी भी कार्बोनिल ग्रुप में NaBH4 ले लिया, है ना, तो कार्बोनिल ग्रुप में अगर आप NaBH4 लेते हो तो यहाँ पे भी 1 डिग्री अल्कोहल बन सकता है, ठीक है। एंड अगर आपने इसी कार्बोनिल ग्रुप में कीटोन वाला ग्रुप ले लिया, कौन सा ग्रुप ले लिया, कीटोन वाला ग्रुप ले लिया, तो उस टाइम पे आप बोलते हो 2 डिग्री वाला अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो मतलब देखो सिंपल चीज है, अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे मिल रहा है समझ गए। अगर मैं NaBH4 की प्रेजेंस में करा दूं तो उसमें भी 1 डिग्री और 2 डिग्री मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करते हैं। फिनॉल के 4 तरीके से प्रिपरेशन याद करनी है, 4 तरीके से हो सकती है, कौन कौन सी। नंबर 1 होती है हेलोअरीन्स, यानी कि आपने क्या ले लिया, आपने एक बेंजीन रिंग में डायरेक्टली हैलोजन अटैच कर दिया, जैसे हेलोएल्केन हेलोरीन में आपने पढ़ा होगा, है ना, बेंजीन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच कर दिया, दैट इज हेलोअरीन। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है एंड आपको इसका टेम्परेचर, जो प्रेशर है वो सब कुछ लर्न करना होगा, ठीक है। तो अगर मैंने कभी क्लोरोबेंजीन ले लिया, है ना, यानी कि एक हेलोअरीन ले लिया एंड उसकी रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस NaOH, एंड मैंने टेम्परेचर रख दिया यहाँ पे 623 केल्विन एंड प्रेशर रख दिया 380 है। अगर ये कंडीशन हमने करी तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन से क्लोरीन बाहर निकलेगा एंड ये OH इसके अंदर जुड़ जाएगा। क्लोरीन कहाँ गया, क्लोरीन चला गया होगा Na के साथ, ठीक है, क्लोरीन चला गया होगा Na के साथ, तो NaCl बनेगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा होगा या रिएक्शन में इंटरमीडिएट कैसे बन रहा होगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये जो Na है ये अटैक करता है, सबसे पहले क्या करता है, ये NaOH में NaO वाला ग्रुप जो है ये अटैक करता है, ठीक है, NaO। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, यानी कि बेंजीन में डायरेक्टली ONa ग्रुप लग जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली ONa ग्रुप लगने के बाद, अच्छा एक्चुअली ये बनने के बाद ना बहुत से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगेन हम यही रिएक्शन में फिर HCl से रिएक्ट करो तो H अंदर भेज सकते हो, काफी आपने बार ये बात सुनी होगी, है ना, हेलोएल्केन हेलोरीन में भी सुनोगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सुनोगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी सुनोगे, इवन अमीन्स वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना, यानी कि सोडियम ONa ग्रुप जाके लग गया। अब जब ONa ग्रुप लगता है तो इससे क्यों प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि इसमें पार्शियल ना चार्ज रह जाता है, ऑक्सीजन के पास थोड़ा सा नेगेटिव एंड सोडियम के पास थोड़ा सा पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन के बाद आपने क्या किया, इसमें HCl ऐड कर दिया,
HCl क्या होता है अगेन, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अब यहाँ पे H पॉजिटिव इसकी जगह ले लेगा एंड Na जो है वो Cl के साथ निकलेगा। अगर आप डायरेक्टली लिखते तो आप बोलते कि यहाँ पे NaCl बाहर निकल गया और OH हो गया, बट किस तरीके से ये मैकेनिज्म हुआ कि पहले OH जाके लगा ही नहीं है वहां पे, ठीक है, पहले वहां जाके NaO लगाया, जैसे आप ONA बोल रहे हो, ठीक है, ONA के बाद फिर HCl से हमने रिएक्शन कराई जिसमें H जाके अंदर लगा एंड उसके बाद हमारा NaCl बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे फिनॉल बन गया। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेम्ड रिएक्शन है जिसका नाम होता है डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस, ठीक है, डोस प्रोसेस या डाउस प्रोसेस, कुछ भी आप इसे प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज डाउस प्रोसेस। क्या किया हमने हेलो अरीन से रिएक्शन, देखो जब मैं बोल रही हूँ ना चीज़ों को, अब आप एंड मोमेंट पे आ चुके हो, आपके एग्जाम्स बहुत पास है, तो ना बहुत ज़्यादा बार चीज़ों को रिपीट भी मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को मन ही मन में थोड़ा थोड़ा याद भी करते जाओ। देखो रिएक्शंस कभी मैं नहीं कहती कि रटने के लिए बनी हुई है, नहीं, आपको बिल्कुल मैकेनिज्म समझो, उसके डेप्थ में जानो, लेकिन अगर आप बोलो कि थोड़ा सा याद नहीं करना है देन यू आर रॉन्ग। हल्का सा चीज़ों को याद करना पड़ेगा ताकि इन द टाइम जब कन्वर्जन्स के फॉर्म में वो आए या किसी सेकेंड फॉर्म में आ जाए, कुछ भी फॉर्म में वो आ जाए, क्वेश्चन को कितना भी घुमा दिया जाए, आपको एटलीस्ट रिएक्शन पता होनी चाहिए, थोड़ा सा मेमोराइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द ओनली रीजन, हल्का हल्का चीज़ों को याद करते हुए जरूर चला करो, ठीक है। आई एम अगेन नॉट सेइंग कि रट के पूरी इक्वेशन बैठ जाओ, नहीं, लेकिन इक्वेशन समझने के बाद, मैकेनिज्म करने के बाद, डेप्थ में जानने के बाद हल्का सा मेमोराइज उसे जरूर करना, ठीक है। तो हेलो अरीन हमने क्या किया, हमने डाउस प्रोसेस किया, हमने हेलो अरीन में NaOH ऐड किया, NaOH को ऐड किया इन द टेम्परेचर 623 केल्विन 300 atm प्रेशर में, ठीक है। तो ONA आ गया एंड उसके बाद हमने HCl ऐड कर दिया, तो ऊपर लग गया OH एंड NaCl बाहर निकल गया। सेकेंड होता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड पहले कैसे बनता है, अगर आपने बेंजीन को ओलियम से पास करा दिया, ओलियम से पास करा दिया तो बेंजीन में लग जाता है SO3H ग्रुप, क्या लग जाता है SO3H ग्रुप, ठीक है। अगेन फर्दर इसको आप रिएक्ट करोगे NaOH से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH वाला ग्रुप अंदर रहेगा एंड अपना ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। NaOH आपने ऑफ कोर्स OH ग्रुप को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड यहाँ पे भी, ठीक है। तो अगेन पहले बेंजीन लिया, कई बार क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कन्वर्जन आएगा तो वो कई बार ना बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास बेंजीन है, अब इससे तुम मुझे बना के दिखाओ ये OH फिनॉल, तो कैसे बनाओगे, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, जस्ट अ सेकेंड भाई, फोन ऑन जरा बंद कर दूं, ठीक है, चलो ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अगर बेंजीन से डायरेक्टली आपको बोल दे कि आपको बनाना है फिनॉल, तो उस टाइम पे आप समझे क्या करोगे, सबसे पहले आप उसे सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट कर लेना ओलियम की प्रेजेंस में, देन उसके बाद आप ऐड करोगे उसमें बेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल। नेक्स्ट होता है डायजोनियम सॉल्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12, है ना। क्या होता है यहाँ पे, अब अगेन डायजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन आप कर सकते हो, बट अगर कोई आपसे बोले डायजोनियम सॉल्ट बनाओ पहले, तो मतलब आपको एनिलीन दे दे और बोले अब बना के दिखाओ फिनॉल, तो डरने की कोई बात नहीं है। एनिलीन की हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये बन जाता है डायजोनियम सॉल्ट, यानी कि बेंजीन रिंग से लग जाएगा N2 + Cl-, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम वार्म वाटर से करा देंगे, तो यहाँ पे OH ग्रुप अंदर चला जाएगा, N2 अलग और HCl अलग, ठीक है। ये रिएक्शन तो आपको 2-3 बार पढ़नी होगी, ठीक है, क्योंकि आपको ये रिएक्शन यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, अगेन 2 चैप्टर में और देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन क्या होता है, मीन वाले लोग, ठीक है। तो बेंजीन ग्रुप से C, इधर CH3 उधर CH3, तो ये बनता है हमारा क्यूमीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से करा दें तो पहले ये क्या बनता है, ये क्यूमीन पर ऑक्साइड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रो पर ऑक्साइड। तो बेंजीन से CH3 जो लगा हुआ था वो एज इट इज रहेगा एंड उसी C से आगे लग जाता है OOH, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करोगे तो यहाँ से एक H हटेगा, यहाँ से एक H हटेगा एंड ये OOH के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये एक H नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो हाइड्रोजन, है ना, 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, हाँ सही, ठीक है। तो ये कार्बन से OOH, पहले H लगा था, आपने O2 जोड़ दिया तो OOH लग गया, ठीक है। इसकी अगर आप फर्दर रिएक्शन करा दोगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो क्या होगा उस टाइम पे, ये OH रह जाएगा, बाकी पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, OH रह जाएगा, बाकी पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। पूरा ग्रुप में क्या आता है, ये देखो, इतना ग्रुप, इतना वाला ग्रुप, सॉरी इतना ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्या निकला, CH3C CH3O, है ना। तो यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन वाला एक ग्रुप बाहर निकल गया। वापस से मेमोराइज करते हैं। क्यूमीन हमने लिया, क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन में C से CH3 लगा हुआ है। इस क्यूमीन से हमने अगर रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन की O2 की प्रेजेंस में, तो ये C से CH3 लगा था और एक हाइड्रोजन लगा था, एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, मतलब बाहर नहीं करना, OO को अंदर ऐड करना, COO और एक H वहीं पे बगल में लगा देना, ठीक है। अब अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो क्या होगा, पूरे ग्रुप को हटा दो और OH ग्रुप को एज इट इज जोड़ दो। सो ये
ब्रोमीन से बन गया हमारा फिनॉल एंड यहाँ पे एक कीटोन वाला ग्रुप बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर समझ गए क्या होता है, ROR वाला ग्रुप। पहली प्रिपरेशन होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये एक SN2 रिएक्शन होती है, यानी कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, हमने ले लिया CH3CH2OH, ठीक है। H+ की प्रेजेंस में इसको पास कर दिया, 2 टाइम्स CH3CH2OH को जब आपने H+ की प्रेजेंस में पास किया तो वो क्या बन जाएगा, C2H5O, ठीक है। मतलब सुनो, आपने C2H5OH ही तो लिया, ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं ना, वो C2H5OH ही तो है ना, C2H5OH एंड अगेन C2H5OH, H5OH, ठीक है। या इसको ऐसे लिख दो OHC2H5, ठीक है। तो अगर आपने इस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, एंड 413 केल्विन, टेम्परेचर याद करके जाना, 413 केल्विन, 423, 443 सब पे अलग अलग, क्योंकि प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। एक बार अल्कीन बनेगा, एक बार कुछ बनेगा, तो आप टेम्परेचर याद करके जाओगे, 413 केल्विन में ये रिएक्शन होती है। एंड अगर मैंने इसको रिएक्ट कराया तो यहाँ पे C2H5 रहेगा, इतना ग्रुप मान लो, ऐसे मान लो आप, सिंपल H2 हटाना है, हमें क्या हटाना है, हमें H2 हटाना है, ठीक है। तो ये H2 हटा दो, ये H2 हटा दो, ठीक है। तो बचा क्या, C2H5O C2H5, नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, एल्कोक्सी एल्केन, इथॉक्सी इथेन, नाम क्या होगा, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। समझ में आई रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करती है अपनी, 413 केल्विन लेना है, ठीक है। चलो भाई, ये भी समझ गए। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर होंगे तो क्या करेंगे, तो अनसिमेट्रिकल ईथर में भी प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग ग्रुप से लग जाएगा, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या बोलता है, अगर आपने एक एल्काइल ग्रुप जिससे ONA ग्रुप लगा है ना, जैसे सोडियम फिनॉक्साइड लगता है ना, RONA लगा हुआ है, तो फिनॉक्साइड तो नहीं है ऑफ कोर्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, एरोमेटिक रिंग नहीं है। तो अगर मैंने RONA की रिएक्शन करा दी, विलियमसन सिंथेसिस में मेटल होता है, देखो RONA की रिएक्शन करा दी XR से, यानी कि एक हेलो एल्काइल से करा दिया, हेलो एल्केन बोल लो जिसे, है ना, हेलो एल्केन की रिएक्शन अगर मैंने करा दी किसी भी RONA ग्रुप से, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो जो Na है वो उस हेलोजन को पकड़ के बाहर निकल जाएगा, एंड RO और जो दूसरा R है वो अंदर जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई गेस ये आप समझ गए है ना, चलो ऊपर लिख देती हूँ, वैसे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोज मैंने बोला CH3ONA की रिएक्शन विद, क्या हो गया भाई, सीरी वीरी क्यों चलने लगी मेरे फोन की, रुको यार फोन ही बंद कर देती हूँ, फोन की अलग ही डिस्टर्बेंस हो रही होती है, साइलेंट कर देती हूँ बट फिर पता नहीं कैसे कभी कभी भूल जाती हूँ। RONA की रिएक्शन अगर मैंने करा दी, क्या ले ले, RCl वाला ग्रुप ले ले, CH3Cl, या ClCH3 लिख दूँ उसको मैं, ताकि समझने में आसानी हो, NaCl बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, CH3O CH3 बन गया, नाम क्या होगा, मिथॉक्सी मिथेन, ठीक है। एक चीज नोट करना कि जो अराइल हैलाइड होते हैं उन्हें आप यूज नहीं कर सकते इस मेथड से, क्योंकि अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस यहाँ पे आप एल्काइल वाले ग्रुप पे कर रहे हो। अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो ईथर फॉर्म होगा, एंड अगर एल्काइल हैलाइड हमारे पास 3 डिग्री है तो एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। तो 1 डिग्री वाला हमें एल्काइल हैलाइड लेना होता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितने कार्बन एटम लगे हैं उससे, ठीक है। तो जितने ज्यादा कार्बन एटम उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब कार्बन एटम लगे कैसे हैं, अगर कार्बन एटम में ब्रांचेस बहुत सारी है, बहुत सारी ब्रांचेस का मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है, ब्रांचेस लगने पे सरफेस एरिया कम हो जाता है ना। मैंने बोला ये कार्बन ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पे ब्रांच लगी हुई है ना, तो सरफेस एरिया कम हो गया, देखो सरफेस एरिया कम हो गया इसका। एंड अगर यही एक स्ट्रेट चेन से लग जाएगा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एंड सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल का होता है और फिनॉल का होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स, इन सबसे हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये ऑफ कोर्स वाटर में थोड़ा सा सोल्यूबल होते हैं। रीजन ये होता है इनमें थोड़ा थोड़ा ना एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, थोड़ा सा अल्कोहल फिनॉल में एसिडिक नेचर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उस वजह से ये सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों मैम, क्योंकि हमें पता है वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे जो कि नॉन पोलर है, तो पोलर में अगर नॉन पोलर को ऐड करोगे तो वो तो आपस में सॉल्युबल ही नहीं होंगे, है ना।
तो OH ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, बट अगर हम कार्बन कार्बन बढ़ाते जाएंगे, नॉन पोलर ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ने की वजह से नॉन पोलर कैरेक्टर उस चेन में ज्यादा आ जाएगा एंड वो वाटर में सॉल्युबल कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल से। ठीक है, इसका रीजन ये होता है कि एक में हो रहा होता है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, एक में होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है ज्यादा यू कैन से वॉलेटाइल होता है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। रीजन है क्योंकि उसमें होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। देखो वैसे तो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर नहीं होता है ना, बट अगर हम बात करें कितना एसिडिक होता है तो फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है एंड अल्कोहल में इतना कम एसिडिक नेचर होता है कि वो वाटर से भी कम एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक बिहेवियर इनमें नहीं होता। वो तो ये क्योंकि ऐसे लगे होते हैं, ROH ग्रुप है ना, तो इस तरीके से एक HOR, ठीक है, तो ये इस तरीके से ROH, ये क्या किया भाई, रुको OHR है ना, OHR इस तरीके से, तो थोड़ी थोड़ी इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही होती है, इस वजह से हल्का सा एसिडिक कैरेक्टर आता है। फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है वाटर से एंड उसका ज्यादा होता है एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कभी भी हमने लगा दिया तो वो हमेशा फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देता है एंड अगर हमने कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, तो वो क्या करता है, वो फिनॉल की एसिडिटी को कम कर देता है। ठीक है, एसिडिक नेचर अगर हम अल्कोहल की बात करें तो बहुत ज्यादा एसिडिक तो नहीं होते, थोड़े थोड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, बट ये कहीं ना कहीं अगर हम इसमें भी क्लासिफाई करें तो 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री से। ठीक है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। एक केमिकल प्रॉपर्टी में पॉइंट यूज होगा, बहुत अच्छे से याद रखना इस चीज को, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि जो हमारा अल्कोहल है उसमें OH बॉन्ड टूटा है तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा होता है एंड अगर ये जो अल्कोहल है इसमें RO वाला बॉन्ड टूटा तो वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है। तो अल्कोहल कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड एज वेल एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये दोनों की तरह वर्क कर सकता है। चलो तो अब जानते हैं इसकी थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टी। पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने अल्कोहल को रिएक्शन करा दी किसी भी हाइड्रोजन एसिड के साथ, है ना, मतलब कि जैसे HCl हो गया, है ना, हेलोजन एसिड, सॉरी हाइड्रोजन एसिड बोल रही हूँ मैं, तो जैसे कि अरे भाई वेट जस्ट अ मिनट, सीरी को जब तुम पूछना चाहोगे तब वो कुछ नहीं बताएगी, लेकिन जब तुम कुछ नहीं पूछोगे उससे तब वो सब बताती है। चलो, रिएक्शन विद HX, है ना, अगर आपने हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, तो अगर आपने अल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन कराई, थोड़ा थोड़ा तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा क्या होने वाला है ना, यहाँ पे ये ब्रेक होगा, यहाँ पे ये ब्रेक होगा, H पॉजिटिव X नेगेटिव, OH नेगेटिव R पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ लग जाएगा, है ना, RX वाला ग्रुप बनेगा, जैसे कि हेलो एल्केन बनता है ना, हेलो एल्केन में भी ये प्रिपरेशन हमने देखी थी, यहाँ पे ये केमिकल प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन है, यहाँ पे ये कैसा एक्ट कर रहा है, ध्यान से सोचो, R और OH का बॉन्ड टूट रहा है, तो ध्यान से सोचना यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज एन इलेक्ट्रोफाइल, कमेंट में बताना जरूर। नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, तो हम किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि H2SO4 हो गया, उस एसिड की प्रेजेंस में अगर हमने अल्कोहल को पास कराया तो वो उससे H2O को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो H2O बाहर निकल जाएगा तो 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन रह गए। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो बची हुई जगह पे वो अपना दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इससे आप एल्कीन की प्रिपरेशन कर सकते हो एंड साथ ही साथ आप बोलोगे ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है अपने अल्कोहल की। अच्छा, एक ऑक्सीडेशन बड़ी फेमस रिएक्शन होती है, ध्यान सुनना, अगर मैंने 1 डिग्री वाले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास किया, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, जैसे कि PCC हो गया, है ना, तो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास किया तो वो बना देता है एल्डिहाइड। ठीक, अब इसी अल्कोहल को अगर मैंने पास करा दिया बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, या फिर जो एल्डिहाइड बन के आया उसे मैंने ऑक्सीडाइज फर्दर कर दिया, तो वो बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब अगर 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, उस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब अगर आपसे बोल दिया जाए 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, तो आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेना, जैसे कि KMnO4, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करती हूँ तो मुझे मिलता है एल्डिहाइड, एंड अगर मैं 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा कीटोन। वापस से 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, 1 डिग्री अल्कोहल अगर ले लिया, ठीक है, 1 डिग्री का मतलब समझते हो आप, मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर एक कार्बन से लगा है। ठीक है, तो मैं कोई एग्जांपल भी ले सकती हूँ इफ यू वांट टू। ठीक है, ठीक है, हमने ये अल्कोहल ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल, एंड मैंने इसे पास कर दिया एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जिसने ऑक्सीजन को अंदर भेजना है। जिसे क्या करना है, ऑक्सीजन को अंदर भेजना है।
ठीक है, जैसे PCC की प्रेजेंस में सपोज पास कर दिया तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे ये हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो क्या बन के आ जाएगा, एल्डिहाइड। यहाँ पे एक H लगा देना, एक H लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये एक एल्डिहाइड बन गया। 1 डिग्री वाले से 1 डिग्री का हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। इसी की जगह अगर मैंने 2 डिग्री वाला ले लिया होता तो उस टाइम पे क्या बनता मुझसे, कीटोन बन जाता, ठीक है। एंड अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया होता तो क्या बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता डायरेक्टली, ठीक है। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह एक्ट करेगा, याद रखना ये चीज। आगे बढ़ते हैं, एक ल्यूकास टेस्ट होता है ना, जो आप हेलो एल्केन हेलो एरिन में काफी डिटेल में पढ़े हो। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को आप पास करते हो इस ल्यूकास रिएजेंट से, जो कि होता है ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को पास करते हो तो आपको मिलता है बिल्कुल भी टर्बिडिटी नहीं। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, है ना, जैसे पानी में हल्का सा चौक का कैरेक्टर आता है ना, हल्का सा धुंधलापन आना, दैट इज टर्बिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलेगी। 2 डिग्री अल्कोहल में हमने देखा कि ल्यूकास रिएजेंट डालने पे टर्बिडिटी दिखी, पर थोड़ी सी टाइम बाद, जैसे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद, ठीक है। अब 3 डिग्री अल्कोहल अगर हमने ले लिया तो वहां पे हमने देखा कि तुरंत हमें टर्बिडिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं फिनॉल की। अगर मैंने फिनॉल को पास करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो इसमें क्या होता है, ये ऑर्थो और पैरा ग्रुप इसके जो हैं वो यू कैन से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यानी कि अगर मैंने HNO3 से पास कराया फिनॉल को, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 पास करा दिया फिनॉल से, तो इसका NO2 जो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम होता है जो कि अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको पहले से ही नाम पता है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि भाई पहले से पता था, मतलब मैं समझ जाऊंगी इतने साल में कुछ पढ़ के आया, तुम फेब के एंड वाले मोमेंट पे ऐसे ही नहीं बैठे हो, ठीक है। चलो, अगर मैं इसको ब्रोमीन एक्वस से पास कर दिया, एक्वस ब्रोमीन सोल्यूशन से पास करा दिया, तो अगेन ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। एंड अगर मैंने डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन ले लिया तो ये बन जाएगा अपना OH और Br ग्रुप अपना पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सिंगल HNO3 से करोगे तो NO2 भी पैरा पोजीशन पे लग सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, अगर मैंने इसी फिनॉल को पास करा दिया सोडियम बाइकार्बोनेट से Na2Cr2O7 से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे हमें मिलता है क्विनोन, बेंजोक्विनोन। क्या मिलता है, बेंजोक्विनोन। वापस से फिनॉल लिया, पास कराया हमने सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या होगा, बेंजोक्विनोन, यानी कि बेंजीन पे एक टॉप पोजीशन पे और एक बॉटम पोजीशन पे दोनों जगह डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लग जाएगा, जिसको आप बोलते हो बेंजोक्विनोन, ठीक है। रिडक्शन भी हो सकता है इसका, फिनॉल को ले लो, Zn से पास करा दो, ये Zn क्या करेगा, Zn ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, फिनॉल में जो OH लगा है ना उसके O को पकड़ लेगा, तो ZnO बाहर निकलेगा एंड बेंजीन से हाइड्रोजन वहीं रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन और हमारा जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो। 2 रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करते हुए चलना, कहीं भी नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कॉल्स रिएक्शन एंड राइमर-टीमन रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन में क्या होता है समझना ध्यान से, दोनों ही फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में आता है, दोनों में फिनॉल लेना होगा ऑफ कोर्स, दोनों में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, दोनों में आप HCl लोगे, देखना होगा क्या। पहले हम पढ़ते हैं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है, कॉल्ब्स रिएक्शन, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, कॉल्ब्स रिएक्शन। फिनॉल को लेना, इसको पास कराना सोडियम हाइड्रोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल, बेसिकली अच्छा चलो इन द प्रेजेंस मत लिखो क्योंकि हम 2 स्टेप में तोड़ रहे हैं रिएक्शन को, ध्यान सुनना। मैंने क्या किया, मैंने फिनॉल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करा दिया, थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में आई गया होगा क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड जो हम बना रहे थे अभी, है ना, बेंजीन से ONA लग गया होगा, ठीक है, ONA जो है वो बेंजीन से लग जाता है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब आपको इसे पास कराना है कार्बन डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अब क्या होगा, अगर आपने CO2 से ऐड कराया तो ये जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पे COO आएगा, एंड ऑर्थो पोजीशन से ऑलरेडी एक H लगा हुआ है, एक ऑलरेडी H लगा होगा ना, हर जगह कार्बन में एक H तो लगा ही है, तो COOH हो गया। और क्या होगा, क्योंकि H प्लस की प्रेजेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये H प्लस उठ के अंदर चला जाएगा सोडियम की जगह, और सोडियम को बाहर निकलना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप बन के आता है जिसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद करो कैसे याद करना है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में बेंजीन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, रायमर-टीमन रिएक्शन में बेंजीन का एल्डिहाइड बनता है। फिर से कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में, कॉल्ब्स रिएक्शन में बेंजीन से बनता है सैलिसिल्डिहाइड, बेंजीन का बनता है सैलिसिलिक एसिड। एंड अगर हम रायमर-टीमन रिएक्शन लेके जाते हैं तो उसी फिनॉल, बेंजीन नहीं फिनॉल याद करना, फिनॉल से हमें क्या मिल जाता है, उस टाइम पे मिलता है सैलिसिल्डिहाइड। अभी मैं वापस इसको रिपीट करूंगी, याद रखना, ठीक है। फिलहाल हम रायमर-टीमन रिएक्शन में आते हैं, इसमें क्या करना है, वही फिनॉल ले लो एंड इस बार रिएक्शन कराओ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस,
वहां पे सिर्फ बेस, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, सॉरी CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन में अगेन सोडियम फिनॉक्साइड पहले बनेगा एज इट इज। अब हमने क्योंकि CHCl3 के प्रेजेंस में लिया है तो उसका CHCl2 जो ग्रुप है वो जाके लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो CHCl2 लग गया यहाँ पे, ठीक है, CHCl2 लग गया यहाँ पे। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH वापस से पास कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे ONa एज इट इज रहेगा एंड ये CH जो है इससे O लग जाएगा जाके O, ठीक है, एंड जो H है वो Cl को पकड़ के बाहर निकल जाएगा। अब वापस से एक एसिड डाल देना, एसिड डालने से क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, Na को बाहर जाना पड़ जाएगा, तो बेंजीन से CHO एज इट इज रह गया और लग गया उससे जाके OH, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। चलो रिपीट करते हैं ताकि आपको ये चीज याद हो वापस से। अगर मैंने बात की कॉल्ब्स मेथड से, कॉल्ब मेथड में क्या हुआ, हमने फिनॉल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास किया, पहले बना सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि बेंजीन से ONa लग गया। हमने इस रिएक्शन में वापस से पास कराया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, COOH की तरह वो ऑर्थो ग्रुप पे लग गया एंड जो H पॉजिटिव हमने एसिड लिया है वो Na को रिप्लेस करके लग जाएगा वहां पे, तो बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अगर हम बात करें रायमंड टीमन रिएक्शन की, तो रायमंड टीमन रिएक्शन में क्या होगा, हमने फिनॉल को लिया, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ऐड कराया, तो बेंजीन से ONa सोडियम फिनॉक्साइड जैसा बन रहा था वो बना एंड उसमें जाके अटैक कर गया CHCl2, ठीक है। अब इसे हमने फर्दर पास किया बेस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ONa एंड CHCl2 जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, CHCl2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। फर्दर इसे हम एसिड से पास करा देंगे H+ से, तो Na हट जाएगा, तो बेंजीन से OH रह जाएगा एंड CHO रह जाएगा, जिसे हम कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिनॉल के कुछ टेस्ट होते हैं जो कि बेसिक टेस्ट हैं, तो याद रखना, अगर FeCl3 से कभी भी फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं, टेस्ट देखने को मिलता है कि वहाँ पे वायलेट कलर बाहर निकलता है, ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो वहाँ पे व्हाइट कलर देखने को मिलता है, एंड अगर हम इसी को अजोडाइड टेस्ट करा दें तो वहाँ पे हमें ऑरेंज कलर देखने को मिल जाएगा। आप सोच रहे हो कि मैम रिएक्शंस तो आप करा रहे हो, है ना, बट क्या हमें सारी रिएक्शन जैसे याद हो जाएंगी एकदम एंड मोमेंट पे, अब तो हम आ चुके हैं। तो मैं एक थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं कि रिएक्शन की टेंशन मत लो, रिएक्शन का अलग से भी कुछ आपके लिए आ जाएगा जरूर, ठीक है। चलो फिलहाल केमिकल प्रॉपर्टीज हम जानते हैं आपकी ईथर की, ROR की प्रेजेंस, रिएक्शन कराओ HX से, ठीक है, अगेन आपने हैलोजन एसिड ले लिया। अब क्या होगा, अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा तो R जो है ऐसे देख लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना, किसी भी बॉन्ड से इसको तोड़ोगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से लगा लो ROH लग गया, है ना, एंड नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से लगा दो तो RX बन गया, ठीक है। कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैं CH3O CH3 ले लूँ, ठीक है, तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी HCl से, ठीक है, तो क्या होगा, एक CH3Cl के साथ बाहर निकलेगा, है ना, साथ ही साथ क्या होगा, एक H अंदर आ जाएगा, एक H अंदर आ जाएगा, हाँ CH3OH बन जाएगा, ठीक है, वो अपना ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज में और रिएक्शंस जानते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे दिखाएगा, देखना, अगर मैंने ये वाला एरोमेटिक ईथर ले लिया, ये ईथर ही है, सोचो बेंजीन क्या है, एक कहीं ना कहीं है तो बेंजीन अपना एल्काइल ग्रुप की तरह काम आ सकता है, OCH3 अगर आपने इससे लगा दिया है ना, तो ऑक्सीजन के इधर साइड एक कार्बन की चेन है और उधर साइड एक कार्बन की चेन है, ठीक है। अगर मैंने इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराया, यानी कि CH3Cl की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl को भेज दिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl भेज दिया, तो क्या होगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लग जाएगा एंड ऊपर OCH3 लग जाएगा। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो इसलिए एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे लगेगा। अगेन ब्रोमीन से कराया कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, तो अगेन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, साथ ही साथ OCH3 हर जगह जुड़ता जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो NO2 ग्रुप जाएगा ऑर्थो एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। वापस से अगर मैंने बेंजीन लिया, OCH3 ग्रुप लिया एंड मैंने रिएक्शन कराई पहले CH3Cl से, तो इस बार CH3Cl में CH3 जाके ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। अगर इसी की जगह मैंने ब्रोमीन ले लिया तो ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, बेंजीन OCH3 से ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। नाइट्रिक एसिड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो NO2 ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। सो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा एक पोजीशन पे, और पोजीशन हमेशा ऑर्थो और पैरा होगी, ठीक है। चलो इसके नॉमेनक्लेचर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, अगर हम बात करें तो आप कॉमन नेम भी याद कर सकते हो, आप IUPAC तो आप मेथड से ही निकालते हो। नॉमेनक्लेचर पे भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इस चैनल पे नहीं अपलोडेड है, ऑफ कोर्स वो अपलोडेड है हमारे 11th वाले में, बट मैं इस पे भी एक जब आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ोगे ना तो एक पर्टिकुलर सेशन में नॉमेनक्लेचर भी सारे करवा दूंगी, ठीक है। फिलहाल आप समझ सकते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो नॉमेनक्लेचर में,
सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हो, देन रूट वर्ड, देन उसके बाद आप लिखते हो बॉन्ड, एंड देन उसके बाद आप लिखते हो फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल की बात करोगे तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल OH है, यानी कि ऑल वर्ड का आप यूज करोगे सफिक्स में, ठीक है। तो जैसे कि मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं फिनॉल्स की बात करूं, फिनॉल, ये फिनॉल के लिए है, ठीक है, और ये अल्कोहल की नेमिंग है। फिनॉल के कॉमन नेम उसके IUPAC से बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, याद रखना, कॉमन नेम ही पूछे जाएंगे, कॉमन नेम ही बताए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बेंजीन से OH लगा दिया तो फिनॉल है ना। अभी हम देख रहे थे CH3 ग्रुप लग रहा है, अगर फिनॉल से डायरेक्टली CH3 लग रहा है, ईथर से नहीं, फिनॉल से डायरेक्टली CH3 ग्रुप लग रहा है, तो उसे आप बोलते हो क्रिसॉल। तो ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, मेटाक्रोसॉल हो सकता है, ठीक है। अगर बेंजीन से OH दोनों लग गए तो कैटिकॉल नाम होता है उसका, कैटिकॉल। अगर बेंजीन से OH लगे हैं लेकिन मेटा पोजीशन पे लगा है तो उसे आप बोलते हो रिसोर्सिनॉल। अगर ये नीचे लग गया OH तो आप इसको बोलते हो क्विनॉल, ठीक है, क्विनॉल, क्विनोन नहीं, क्विनोन अलग होता है, ठीक है। अभी हमने एक ग्रुप देखा था जिसमें NO2 लगा था 3 जगह पे, अगर तीनों जगह पे फिनॉल से NO2 लग गया ऑर्थो एंड पैरा पे, तो उसे आप बोलते हो पिक्रिक एसिड। नोट कर लेना, पिक्रिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब ये सेशन पूरा खत्म होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर में हमने वो सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। सो यस, रिएक्शंस पे एक सेपरेट वीडियो जरूर आपको मिल जाएगी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस चैप्टर में, इस स्लाइड्स में 15 क्वेश्चंस लगे हुए हैं। आप इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके वो 15 क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना। वो 15 क्वेश्चंस विद सोल्यूशन है, तो आपको कहीं भी डाउट आएगा तो एज इट इज सोल्यूशन वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। स्टेप वाइज सोल्यूशन है, तो आपको वो चीज समझ भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, ताकि अगर कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको लगा हो कि यार क्वेश्चन कैसे बनता है इससे, तो वो चीज आप समझ जाओ, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, अगेन आई एम सेइंग, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं कम टाइम में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।